नमस्कार। आज हम नर्सिंग रिसर्च का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सैम्पलिंग, ये पढ़ने जा रहे हैं। और इस सैम्पलिंग में हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन, सैंपल और जो भी टर्म्स पढ़ते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज़ द एंटायर एग्रीगेशन ऑफ केसेस दैट मीट द डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया। अब हमने हमारी रिसर्च स्टडी में जो भी पॉपुलेशन डिसाइड की है कि हम किस तरह की पॉपुलेशन पर स्टडी करेंगे, तो उसमें जो एंटायर केसेस हैं, एंटायर जो ग्रुप होता है केसेस का, वो आ जाता है, जो कि हमारे जो स्टडी के दौरान हम जो क्राइटेरिया फिक्स करे हैं, जो डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया है, उसको वो मीट करे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि हम एक डिसाइड करते हैं कि हम जयपुर की एक निश्चित जो एरिया है वहाँ के जो एंटीनेटल मदर्स हैं उनके ऊपर हम अपनी रिसर्च स्टडी करेंगे। तो ये हमने पॉपुलेशन यहाँ पर कर ली कि इस वाले एरिया में हम करेंगे। देन पॉपुलेशन इज़ द एग्रीगेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स इन विच ए रिसर्च इज़ इंटरेस्टेड। रिसर्चर जिसमें इंटरेस्टेड होता है वो जो एग्रीगेशन होता है पीपल का, या कह सकते हैं ऑल यूनिट्स का, वो कहलाता है पॉपुलेशन। और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ए रिसर्चर नीड टू स्टडी द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज ऑफ इंडिया। तो इसमें पूरा जो पॉपुलेशन क्या ले ली है, पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज ऑफ इंडिया में जो स्टडी के लिए, मतलब जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उनको, जो पोस्ट ग्रेजुएट नर्स हैं पूरे इंडिया में, तो ये एक स्टडी, रिसर्च स्टडी में इसको पॉपुलेशन ले लिया है। ए रिसर्चर नीड्स टू स्टडी द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज ऑफ इंडिया। अब इंडिया की जो भी पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज हैं वो क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई। देन आता है टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन टर्म क्या है? टारगेट पॉपुलेशन, तो इस पॉपुलेशन से ही हम सैंपल कलेक्ट करते हैं हमारी रिसर्च स्टडी के लिए। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या है? कंसिस्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट विच मीट द डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया। तो इसमें जो पॉपुलेशन है उसमें से हम टारगेट करते हैं कि जो हमारे डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया को मीट करता है। देन आता है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या है? जो पॉपुलेशन हमारे लिए अवेलेबल है। हो सकता है उनमें से कुछ लोग कहीं और चले गए हों या कोई प्रॉब्लम आ गई हो उनको हम स्टडी नहीं कर पाएँ। तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन मीन्स जो अवेलेबल है। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ केसेस दैट कंफर्म टू डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया एंड आर ऑल्सो एक्सेसिबल एज सब्जेक्ट फॉर ए स्टडी, जो कि स्टडी के लिए एक्सेसिबल हो। देन आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है? अब सैम्पलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो हमने पॉपुलेशन ली है उसमें से हम कुछ पोर्शन सेलेक्ट करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन, और वो जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं पोर्शन उस पॉपुलेशन में से, वो सभी पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज ऑफ इंडिया से हमने सैंपल कलेक्ट किया, तो वो सारे जो भी पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज हैं इंडिया के उनको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल कॉमनली लेते हैं कि हम चावल जो हैं उसको उबालते हैं, तो हम उनमें से एक चावल देखते हैं कि वो पका है नहीं है, उस पे के बेस पे वो पूरे चावल को रिप्रेजेंट करता है। देन आता है सैंपल। रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ दोज क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक यू प्लान टू स्टडी। ये क्या करता है सैंपल? जो हमने कलेक्ट किया है सैंपल, वो पॉपुलेशन के जो भी हमने क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक फिक्स किए हैं स्टडी के, उनको रिप्रेजेंट करता है सैंपल। ऊपर वाले केस में यहाँ पर जो हमने चावल टेस्ट करने के लिए क्या था, वो तो हो गया सैंपल, और जो चावल हमने उसमें से कलेक्ट किए थे वो प्रक्रिया हो गई सैम्पलिंग। नेक्स्ट है स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का एक यहाँ पर डायग्राम बना के एक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है जिसमें समझाया गया है कि किस तरह से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें से फिर टारगेट पॉपुलेशन, देन एक्सेसिबल पॉपुलेशन, उसमें से फिर सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और सैंपल में क्या लिए जाते हैं, सब्जेक्ट्स जो होते हैं जिन लोगों पे हमें स्टडी करनी है वो लिए जाते हैं।
देन आता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? इट इज़ ए लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और सब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल इज़ ड्रॉन। ये क्या है? एक लिस्ट होती है उन सभी एलिमेंट की, उन सभी सब्जेक्ट की या उन सभी लोगों की जो कि हम पॉपुलेशन से लेते हैं और जिनका हम सैंपल पॉपुलेशन से सैंपल लेके उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं कि इन इन लोगों पे हम ये स्टडी करेंगे। तो ये कहलाता है सैम्पलिंग फ्रेम। देन एलिमेंट है, एन एलिमेंट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए सब्जेक्ट इन रिसर्च। जिन लोगों पे हम कर रहे हैं, जिन सब्जेक्ट पे, वो कहलाते हैं एलिमेंट। तो जैसे कि सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है, हम किसी हॉस्पिटल से या फिर किसी यदि हम देखें कि पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिस का, तो हम जहाँ से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है वहाँ से उसको लिस्ट को बना सकते हैं। और मेनली कहाँ से बनाएंगे? जो भी टारगेट पॉपुलेशन है। जैसे कि हमने लिया ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिस, तो जहाँ जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है वहाँ से हम लिस्ट तैयार करेंगे उनकी, और फिर उसमें से हम सैंपल लेके उसकी लिस्ट तैयार करेंगे। तो ये हो गया सैम्पलिंग फ्रेम और एलिमेंट। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सैंपल। लक्षण क्या क्या होते हैं गुड सैंपल के? तो रिप्रेजेंटेटिव होता है सैंपल, पूरे एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। देन फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर, उसमें भी कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, ना कोई गलती होनी चाहिए। नो सब्सटीट्यूशन एंड इनकम्प्लीटनेस नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं हो कि उसकी जगह कोई और सब्सटीट्यूशन आ जाए। एप्रोप्रिएट सैंपल साइज जो है, जैसे कि हम 20 लोग लिए हैं, 500 लिए हैं, 100 लिए हैं, तो एक एप्रोप्रिएट साइज होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रिसर्च होने चाहिए वो, और कंसाइज होना चाहिए। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव, फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर, नो सब्सटीट्यूशन एंड इनकम्प्लीटनेस, एप्रोप्रिएट सैंपल साइज, अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड कंसाइज। पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। तो जो सैम्पलिंग की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, जो हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट की है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने एक पॉपुलेशन सेलेक्ट की है प्रेग्नेंट वुमेन की, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन इन जयपुर। तो उसमें भी हम टारगेट कर रहे हैं कि हम जयपुर में कहाँ की पॉपुलेशन लेंगे, टारगेट पॉपुलेशन जो कि प्रेग्नेंट है, तो उनको आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना। दैन डिस्क्राइबिंग द एक्सेसिबल पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। तो फिर हमें ये देखना होगा कि जो हमने प्रेग्नेंट वुमेन जयपुर की पर्टिकुलर एरिया में हमने सैंपल के लिए सेलेक्ट की हैं, वो एक्सेसिबल है या नहीं है, वो अवेलेबल है या नहीं है, जब हम उसकी रिसर्च स्टडी करने जाएंगे। और उसके अलावा जो सैम्पलिंग फ्रेम है उसके बारे में भी हमें इंश्योर होना पड़ेगा कि किस जैसे कि कितनी उम्र से कितनी उम्र की, जैसे कि 20 साल से हम और 35 साल या फिर क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं, उसकी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हम लेंगे। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। तो स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट मीन्स सेलेक्ट करना कि किन किन कैंडिडेट को हम लेंगे जो कि प्रेग्नेंट हैं। स्पेसिफाइंग सैम्पल सिलेक्शन मेथड, फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं सैम्पलिंग की। तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज, कि हम 40 वुमेन को लेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को, कि 100 प्रेग्नेंट वुमेन को लेंगे, कि 200 वुमेन को लेंगे, तो ये सैम्पल साइज डिटरमाइन करना। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान, तो सैम्पलिंग प्लान किस तरह से बनाएंगे हम, किस तरह से हमारी सैम्पलिंग होगी, किस टाइम पे होगी, किस मेथड से होगी। सेलेक्टिंग डिज़ायर्ड सैंपल, और फिर एंड में क्या होगा, इसमें हम एक सैंपल जो डिज़ायर्ड है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार वापस से देखते हैं स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। तो पहले आइडेंटिफाइंग करना, डिफाइन करना टारगेट पॉपुलेशन को, फिर एक्सेसिबल पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना, इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम, देन स्पेसिफिक सैम्पलिंग फ्रेम में क्या आ जाता है, लिस्ट आ जाती है कौन कौन सी एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, कौन कौन सी वुमेन हम ले रहे हैं।
specifying the sampling unit, specifying sample selection method, determining the sample size, specifying sampling plan और selecting a desired sample। इसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग, उससे कौन से फैक्टर हैं जो कि सैम्पलिंग को प्रभावित करते हैं। तो नेचर ऑफ द रिसर्चर, जो रिसर्च स्टडी कर रहा है रिसर्चर, उसका नेचर कैसा है, किस तरह से वो सेलेक्ट करता है, कौन सी मेथड वो चूज़ करता है, तो उसका एक नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर, वो रिसर्चर या वो इन्वेस्टिगेटर जिसको कोई भी अनुभव नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो रिसर्च स्टडी वो कर रहा है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। देन इंटेंसिव वर्कलोड, ज़्यादा वर्कलोड है। लैक ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदार नहीं है वो, वर्कलोड ज़्यादा है। इनएडुकेट सुपरविज़न, और जो सुपरविज़न कर रहा है वो अपर्याप्त है, सही ढंग से सुपरविज़न नहीं कर पा रहा है। तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग में पहला पढ़ लिया हमने, नेचर ऑफ द रिसर्चर। देन सेकंड है नेचर ऑफ सैम्पल, सैम्पल का क्या नेचर है। इनअप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, जो भी सैम्पलिंग टेक्निक है वो उपयुक्त नहीं है। सैम्पल साइज, या तो बहुत बड़ा है या फिर बहुत छोटा है, वेरी लार्ज और टू स्मॉल। डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम है, जो हमने लिस्ट तैयार की है वो डिफेक्टिव है। इसके अलावा तीसरा क्या है, सर्कमस्टेंसेस, क्या परिस्थितियां हैं। लैक ऑफ टाइम, टाइम नहीं है। लैक ऑफ मनी, मनी नहीं है। लार्ज जियोग्राफिक एरिया है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, जो जहाँ पर हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ की संस्थाएं हमें कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। नेचर कैलमिटी, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गई, कोई अकाल आ गया, इस तरह कोई भी कैलमिटी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन का अभाव। तो ये हो गए सर्कमस्टेंसेस। तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग। तो एक बार वापस से देखते हैं। पहला था नेचर ऑफ द रिसर्चर, जिसमें था इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ ऑनेस्टी, इंटेंसिव वर्कलोड, इनएडिक्वेट सुपरविजन। नेचर ऑफ सैंपल में इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल साइज वेरी लार्ज और टू स्मॉल, डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम, सर्कमस्टेंसेज में लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मनी, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, लैक ऑफ कोऑपरेशन, नेचुरल कैलेमिटी एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सैम्पलिंग। और इन्हीं को हम सैम्पलिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग जो है, सैम्पलिंग को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और यदि हम टेक्निक के नज़रिए से देखें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि किसी भी सैंपल को लेने में हम कितनी संभावना है उसकी, उसको रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, कितनी उसकी संभावना है सेलेक्ट होने की। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक प्लानिंग के तहत सैंपल लिए जाते हैं। तो देखते हैं हम क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो भी सैंपल है उसका इक्वल चांस होता है कि वो सेलेक्ट हो सैंपल में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में इन दिस एवरी सब्जेक्ट इन ए पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड एज ए स्टडी सैंपल। जो भी पॉपुलेशन में हर सब्जेक्ट है, हर कोई व्यक्ति है, उसका चांस होता है, या जिस भी चीज़ का हम सैंपल लेना चाहते हैं उसका हर एक सब्जेक्ट का चांस होता है कि वो स्टडी सैंपल में सेलेक्ट हो सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्लास में स्टूडेंट हैं और मान लो टीचर उनसे उनको सेलेक्ट करना चाहता है, तो किसी भी स्टूडेंट को वो रेंडमली सेलेक्ट कर लेता है और किसी भी स्टूडेंट को ले सकता है। तो हर एक स्टूडेंट का चांस है उसके सैंपल में आने का। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, सर्टेन एलिमेंट हैव मोर प्रोबेबिलिटी टू बी द पार्ट ऑफ द सैंपल वाइल अदर में हैव नो चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। जो कुछ एलिमेंट हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सैंपल में आए, और
अदर के चांसेस होते हैं कि वो नहीं आए, मतलब इसमें हर किसी की संभावना नहीं होती सैंपल में आने की। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में आती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में कौन कौन सी आती हैं? पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, वॉलंटियर सैम्पलिंग एंड जीनियोलॉजी सैम्पलिंग। तो ये इनके क्या हो गए टाइप। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में बांटा हमने सैम्पलिंग को। प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पर्पसिव, कन्वीनियंस, कॉन्सिक्यूटिव, कोटा, स्नोबॉल, वॉलंटियर एंड जीनियोलॉजी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, जिसमें कि हमने पढ़ना है सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, क्लस्टर, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। ये क्या क्या होती हैं और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है? इन दिस एवरी सब्जेक्ट इन ए पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन हमने ली है रिसर्च के लिए, उसमें हर सब्जेक्ट के चांस होते हैं, इक्वल चांस होते हैं टू बी सेलेक्टेड ऑन स्टडी सैंपल, कि वो जो रिसर्च के लिए हम स्टडी सैंपल कलेक्ट करेंगे उसमें सेलेक्ट होने के चांस हर एक सब्जेक्ट के होते हैं पॉपुलेशन में से। तो यदि हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमने बोला था कि जैसे चावल को हमने उबाला, जो दो चावल के पॉट में जो भी चावल हैं उसमें से कोई भी चावल के चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के कि हम जो सैंपल ले रहे हैं उसमें वो हो जाए। तो इसमें पहला इसका टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज ए सब्जेक्ट। हर एक व्यक्ति का चांस होता है कि वो सेलेक्ट हो जाए। सैम्पल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? लिस्ट, जो हमने सैंपल जिसमें से लेने हैं तो उसमें से हर एक को की चांस होते हैं कि वो सैंपल में आ जाए। तो इसके लिए जैसे कि लॉटरी में होता है, लॉटरी टिकट मिलते हैं, किसी की भी लॉटरी निकल सकती है, हर एक किसी के इक्वल चांस होते हैं। द यूज़ ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, कोई भी नंबर ले लिया, मान लो 1 से 100 तक नंबर है, उसमें से 5 ले लिया, 8 ले लिया, 11 ले लिया, कोई भी ले लिया। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो ये होगा एग्जाम्पल। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है मोस्ट रिलायबल है, अनबायस्ड मेथड है, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। दूसरा, रिक्वायर मिनिमम नॉलेज ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन, मिनिमम नॉलेज की ज़रूरत है, किसी को भी लिया जा सकता है। फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर और बायस, सैम्पलिंग एरर और बायस के इसमें चांसेस नहीं होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? नीड्स अप टू डेट कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। अप टू डेट कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए जो भी उस पॉपुलेशन में मेंबर हैं। मान लो कि हमें एक सोसाइटी में से जो रिप्रोडक्टिव एज में वुमेन हैं वो उसमें से लेनी है हमें, तो इसके लिए हमें पूरा उसकी अप टू डेट कंप्लीट लिस्ट चाहिए होती है। देन एक्सपेंसिव होती है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम भी लगता है। तो ये तो हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देन दूसरा है इसका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है? ये भी रैंडम ही होगी, लेकिन इसमें क्या होगा? डिवाइडिंग हेटेरो ग्रुप पॉपुलेशन इन ए स्ट्रेटा में उनको ग्रुप वाइज कर दिया जाता है बेस्ड ऑन सेलेक्टेड ट्रैट, जैसे कि एज, जैसे कि 7 साल के बच्चे एक तरफ हो गए, 10 साल के बच्चे एक तरफ हो गए, उनका ग्रुप बना दिया गया, फिर उनमें से ले लिया गया कोई भी मेंबर, और जेंडर के अनुसार है या किसी भी अनुसार उनको लिया जाता है। एंड देन रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। तो जो स्ट्रेटा बना दिए, रिलीजन मान लो एक हिंदू का बना दिया, एक मुस्लिम का बना दिया, एक सिख, एक ईसाई का बना दिया, तो इनमें से कोई भी इन स्ट्रेटा में से रैंडमली कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गई
स्ट्रेटा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। 2 कैटेगरीज हैं इसमें, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और डिसप्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शन ले लिया कि भाई 1 इसमें से लेंगे, 2 इसमें से लेंगे, या फिर कैसे भी ले सकते हैं डिसप्रोपोर्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इफ़ ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी बायोफिजिकल प्रोफाइल ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट, ए कॉलेज ऑफ नर्सिंग विच कंटेन्स 100 स्टूडेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, 200 स्टूडेंट फ्रॉम हरियाणा, 300 students from Punjab. The researcher choose different sampling fractions and then randomly select a sample of 50 subjects from each stratum. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रिसर्चर है वो स्टडी कर रहा है बायोफिजिकल प्रोफाइल ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट का, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग ले रखा है उसने एक, जिसमें कि 100 स्टूडेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश से, 200 हैं हरियाणा से, 300 हैं पंजाब से। तो उनमें से वो कोई भी इन सारे स्ट्रेटा में से 50 सब्जेक्ट्स को वो ईच स्ट्रेटा से ले लेगा 50 सब्जेक्ट्स। हर ग्रुप से उसने, जैसे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पंजाब सबसे कितने ले लिए, 50 ले लिए उसने रेंडमली। तो ये स्ट्रेटा हो गए, उसमें से सेलेक्ट कर लिए। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसकी। एडवांटेज है एंश्योर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इन हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन, कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो जाता है हर किसी एक जो स्ट्रेटा बनाया है वहाँ से। कंपैरिजन इज़ पॉसिबल इन 2 ग्रुप्स, यदि 2 ग्रुप में है तो कंपैरिजन भी इसमें पॉसिबल हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, रिक्वायर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन इसमें चाहिए होती है, और चांसेस ऑफ फॉल्टी क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटा ही सही ढंग से क्लासीफाई नहीं हो, ये चांसेस इसमें रहते हैं। तीसरा टाइप है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब सिस्टमेटिक क्या है, इसमें सिस्टम चलता है, रैंडम सैम्पलिंग होती है इसमें। सेलेक्शन ऑफ एवरी केस फ्रॉम द ग्रुप ईच एज एवरी 10th पर्सन ऑन ए पेशेंट ऑन एवरी 100 पर्सन। यदि 100 पर्सन लिए हैं तो ये प्लान हुआ, ये सिस्टम हुआ कि हर 10वां हम उस सैंपल में लेंगे, हर 10वां व्यक्ति को। तो हो गया ये सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज द शूडो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब कि शूडो लगती है ये, कि एक तरह से सही ढंग से नहीं, लेकिन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें हर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो कोई भी किसी के भी चांसेस होते हैं, यहाँ पर हर 10th जो व्यक्ति होगा वो चांस है। ये केथ हो सकता है, हर 5th भी ले सकते हैं, हर 6th भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल, ए रिसर्चर वॉन्ट्स टू चूज अबाउट 100 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए टोटल टारगेट पॉपुलेशन। तो उसने क्या किया, 100 सब्जेक्ट लेने हैं उसको टोटल पॉपुलेशन में से, और 500 पीपल, देयरफॉर 500 में वो 100 का, तो हर देयरफॉर एवरी 5th पर्सन को वो ले लेगा इसमें। कन्वीनियंट एंड सिंपल टू कैरी आउट होती है ये। देन आता है क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। इन वेरी लार्ज पॉपुलेशन में रैंडम सेलेक्शन ऑफ जियोग्राफिक क्लस्टर एंड देन रैंडम सेलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम द क्लस्टर। इसमें क्लस्टर बना लिए जाते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है वहाँ पर होता है एक जियोग्राफिक क्लस्टर बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, ए रिसर्चर रिक्वायरिंग टू सर्वे द अकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया में, वेरी लार्ज हो गया। तो सिटीज़ में वो सिटीज़ के क्लस्टर बना लेगा और वहाँ से फिर स्टूडेंट को सेलेक्ट करेगा। टाइप्स ऑफ क्लस्टर सैंपल, 1 स्टेज क्लस्टर सैंपल हो सकता है, 2 स्टेज, मल्टी स्टेज क्लस्टर सिस्टम। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज क्लस्टर सैम्पलिंग। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसका, चीप क्विक होती है, इजी फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन के लिए चीप होती है ये, क्विक होती है और इजी होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ हाई सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इसमें। चांसेस ऑफ लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ज़रूरी नहीं है कि वो सैंपल पूरी तरह से अपने क्लस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है। तो आज सैम्पलिंग को हमने 2 भागों में बांटा था, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है,
Certain elements have more probability to be the part of sample while other may have no chance of being included in the sample. इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो सैंपल में आ जाएं, जबकि कुछ के बिल्कुल नो के बराबर चांस होते हैं, नहीं के बराबर चांस होते हैं सैंपल में इंक्लूड होने के। तो ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें पहला है पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग में क्या होता है, ऑथोरिटेटिव सैम्पलिंग होती है ये। इसमें क्या होता है, पर्पस और जजमेंटल, पर्पजिव और जजमेंटल सैम्पलिंग होती है। इंक्लूड हैंड पिकिंग ऑफ सब्जेक्ट, चूज़ किया जाता है कि कौन सा हमें सब्जेक्ट लेना है, तो हैंड पिकिंग हो गई है। सब्जेक्ट आर चूजन टू बी ए पार्ट ऑफ द सैम्पल विद ए स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, तो वो पॉपुलेशन में से वो सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है जो हमने अपने दिमाग में पर्पस सिद्ध किया है, पर्पस उद्देश्य स्थापित किया है कि हमें इन सब्जेक्ट को इनमें से लेना है। सैम्पल आर चूजन बाई चॉइस के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, ना कि बाई चांस। बाई चांस नहीं लिए जाते हैं कि कोई भी ले लिया कहीं से भी, ऐसे नहीं, बाई चॉइस होता है ये। एग्जाम्पल के रूप में हमें देख सकते हैं इसको। इफ़ यू आर studying cardiac patient findings, the typical cardiac patient would be one approach। तो हमें कार्डियक पेशेंट की फाइंडिंग की स्टडी करनी है, तो हम कैसे पेशेंट चूज़ करेंगे, कार्डियक पेशेंट। तो इस पर्पजिव सैम्पलिंग के एडवांटेज क्या होते हैं, सिंपल टू ड्रॉ ए सैम्पल ड्रॉ करना सिंपल होता है इसमें। सेव रिसोर्सेज एज इट रिक्वायर्स लेस फील्ड वर्क की इसमें ज़रूरत पड़ती है। देन डिसएडवांटेज क्या हैं इसके, रिक्वायर कंसिडरेबल नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस तरह के सैंपल इसमें से क्या हमारा पर्पज़ है और हमें कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना है, तो पूरी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब होता है सुविधा के अनुसार सैंपल लेना। सब्जेक्ट आर सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी टू द रिसर्चर, वो रिसर्चर से कितना प्रॉक्सिमिटी है उसकी, कितना पास है वो, और कितना कन्वीनियंट है उसकी एक्सेसिबिलिटी, कितना जल्दी वो उपलब्ध हो जाएगा रिसर्चर को। फॉर एग्जाम्पल, if a researcher wants to conduct a study on the older people residing in लुधियाना, जैसे कि लुधियाना में वो एक स्टडी करना चाहते हैं ओल्डर पीपल की, तो जो वहाँ पर अवेलेबल होंगे उनको वो ले लेंगे इसके लिए। एडवांटेज क्या है इसका, ईजीएस्ट होती है, चीपेस्ट सस्ती होती है, एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का वेट नहीं करना पड़ता, जो एक्सेसिबल है उसको ले लेते हैं। देन डिसएडवांटेज क्या है इसका, चांसेस ऑफ सैम्पलिंग बायस होने का चांसेस रहता है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी आ जाते हैं इसमें, क्योंकि जो एक्सेसिबल है वही लेने पड़ते हैं। फाइंडिंग कैन नॉट बी जनरलाइज, इसलिए जो इसका रिजल्ट निकलता है रिसर्च स्टडी का, जो फाइंडिंग निकलती है उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में तीसरा टाइप है वॉलंटियर सैम्पलिंग। वॉलंटियर सैम्पलिंग क्या है, टारगेट सब्जेक्ट्स आर इन्फॉर्म्ड थ्रू मास मीडिया टू पार्टिसिपेट इन स्टडी एंड इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट में वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्चर टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। तो जो भी टारगेट सब्जेक्ट हैं रिसर्च स्टडी के लिए, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है किसके द्वारा, मास मीडिया के द्वारा। और फिर जो वॉलंटियरली उसमें स्टडी में आना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है, वो आ जाता है किसके पास, रिसर्चर के पास। तो ये हो गई वॉलंटियर सैम्पलिंग। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कलेक्ट लार्ज साइज डाटा इन लिमिटेड टाइम में लार्ज साइज डाटा कलेक्ट हो जाता है इसमें। और डिसएडवांटेज है इसकी, एरर और बायस रहती है, और लैक होता है किसका, जनरलाइजेबिलिटी का। नेक्स्ट टाइप है कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग। कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग क्या है, कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग में है स्पेशलिटी विद कन्वीनियंसी, स्पेशलिटी की रिसर्च होगी इसमें और विद कन्वीनियंस जो होगी। पिकअप ऑल द अवेलेबल सब्जेक्ट हु आर मीटिंग द प्रेजेंट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जो रिसर्च स्टडी में
इंक्लूज़न क्या क्या शामिल होना है, क्या एक्सक्लूज़न होना है, उसमें से वो सारे क्राइटेरिया को जो मीट करता है और जो अवेलेबल सब्जेक्ट होता है उसको लिया जाता है। ऑल्सो नोन एज टोटल एन्यूमरेटिव सैम्पलिंग भी इसको कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, इफ़ ए रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी द एक्टिविटी पैटर्न ऑफ पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, रिसर्चर क्या है, स्टडी करना चाहता है कि पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में क्या एक्टिविटी पैटर्न होता है पेशेंट का, उसको स्टडी करना चाहता है। ही कैन सेलेक्ट ऑल पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को सेलेक्ट कर सकता है हु मीट द डेजिग्नेटेड इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जो कि फॉलो कर रहा है, मीट कर रहा है, एंड वो आर एडमिटेड इन पोस्ट ट्रांसप्लांट वार्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस पोस्ट ट्रांसप्लांट वार्ड में वो एडमिट है। तो ये हो गई कंसिक्यूटिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का मतलब है, जैसे हर किसी चीज़ में कोटा फिक्स होते हैं कि भाई महिला का कोटा क्या होगा, या पर्टिकुलर कास्ट का क्या कोटा होगा, पर्टिकुलर जो एक्स सर्विसमैन है उसका क्या कोटा होगा। इस तरह से एक परसेंटेज फिक्स हो जाता है और उस तरह से सब्जेक्ट लिए जाते हैं। द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज सब ग्रुप्स। तो जो पॉपुलेशन में सब ग्रुप्स जो हैं वो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है उसके अनुसार उनको डिवाइड कर दिया जाता है सब ग्रुप्स में। तो कोटा सैम्पलिंग टेक्निक्स अपीयर्स लाइक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पढ़ा था कि स्ट्रेटा बना दिए जाते हैं और वहाँ पर उनमें से रैंडम सैम्पलिंग करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोटा फिक्स होगा और विदाउट रैंडम प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, if the basis of quota is college level and the researcher need equal representation with a sample size of 100, he or she must select 25 first year student, another 25 second year student, 25 third year student and 25 फोर्थ ईयर स्टूडेंट। इस तरह से वो कोटा फिक्स कर लिया उसने और इस तरह से वो लेगा। देन आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये क्या होती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग है लोकेटिंग द इनिशियल सब्जेक्ट एंड देन टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई पीपल विद ए सिमिलर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल्सो नॉन एज चेन रेफरल सैम्पलिंग। ठीक है, तो पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। जैसे कि एक रिसर्चर वॉन्ट्स टू कंडक्ट ए स्टडी ऑन द प्रीवेलेंस ऑफ HIV और एड्स अमंग कमर्शियल सेक्स वर्कर, जो हैं कमर्शियल सेक्स वर्कर, उसमें ये देखना चाहते हैं कि HIV और एड्स की प्रीवेलेंस क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक व्यक्ति जो उनको मिला है HIV का, उसके जो कनेक्शन हैं दूसरे HIV पेशेंट से जिनको कि वो जानता है, वो उनको रेफ़र करेगा। तो इस तरह से इन सब जो सब्जेक्ट्स हैं इनको रिसर्च स्टडी में लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियल सब्जेक्ट लोकेट हो गया जैसे कि स्नोबॉल की तरह, एंड देन टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट, इस असिस्टेंस लेंगे और ये आइडेंटिफाई करेगा पीपल विद ए सिमिलर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए इसको चैन बन जाती है इस तरह से इसमें, तो इसलिए चैन रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ए रेयर डिजीज़ के लिए मेनली यूज़ होती है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो किसके लिए यूज़ होती है, रेयर डिजीज़ के लिए। टाइप्स हैं इसके, लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग जो कि लीनियर इस तरह से चलती है, एक दूसरे का देता है, दूसरा तीसरे का देता है रेफरेंस। दूसरा टाइप है इसका एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये इस तरह से चलती है इसमें चैन, एक दो का दे रहा है, दूसरा फिर दो का दे रहा है इस तरह से, और एक से एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव सैम्पलिंग। देन आता है जीनियोलॉजी सैम्पलिंग, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। ए पार्टिसिपेंट इज़ आइडेंटिफाई एंड देन ही इज़ आस्क्ड टू रेफर हिज रिलेटिव फैमिली टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन ऑफ स्टडी। तो पार्टिसिपेंट जो है वो अपनी रिलेटिव फैमिलीज़ को उनको बोलता है स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो। तो ये जीनियोलॉजी सैम्पलिंग हो गई। Sample size is a part of the population chosen for a survey or experiment or research study. तो सैम्पल साइज़ क्या है, जो हमने पॉपुलेशन चूज़ करी है कि जिसमें हम सर्वे करेंगे या फिर रिसर्च स्टडी करेंगे या फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे,
उसका एक पार्ट है सैंपल साइज़। तो ये क्या हो गया, सैंपल साइज़ किसका पार्ट हो गया, पॉपुलेशन का। सैंपल साइज़ इन ए क्वालिटेटिव स्टडीज़, तो क्वालिटेटिव स्टडीज़ में सैंपल साइज़ किस तरह से होता है ये पढ़ेंगे। द सैंपल साइज़ इन क्वालिटेटिव स्टडी लार्जली डिपेंड ऑन द सेवरल पर्पजेज ऑफ द स्टडी। हमारी जो स्टडी है उसके पर्पस क्या हैं अलग अलग, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है सैंपल साइज़ इन क्वालिटेटिव स्टडी। तो क्वालिटी ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स एंड द टाइप ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज यूज़। इन्फॉर्मेंट्स की क्वालिटी क्या है और टाइप ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। द मोर द वेराइटी द बिगर इज़ द सैम्पल साइज़ नीडेड। तो यदि हमारी रिसर्च स्टडी में वेराइटी बहुत ज़्यादा है तो हमें कैसा लेना पड़ेगा, सैंपल साइज़ बड़ा लेना पड़ेगा। तो थंब रूल टू डिसाइड द सैंपल साइज़ का डिसाइड करने के लिए थंब रूल क्या है कि क्वालिटेटिव स्टडी बेस्ड ऑन डाटा सैचुरेशन। किस पर बेस्ड होता है ये, डाटा सैचुरेशन पर बेस्ड होता है। विच इज़ ए पॉइंट एट विच नो न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड। तो डाटा सैचुरेशन क्या है कि उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और रिडंडेंसी इज़ रिसर्च्ड, तो क्या हो जाता है, रिडंडेंसी हो जाती है इसमें। सैंपल साइज़ कैलकुलेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर के द्वारा सैंपल साइज़ को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो हो गया सैंपल साइज़ इन क्वालिटेटिव। अब आए पढ़ेंगे हम सैंपल साइज़ इन क्वांटिटेटिव स्टडी। The only thing which researcher have to keep in mind is to choose the largest sample possible because sample error is inversely proportional to sample size. तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टडी में रिसर्चर को ये माइंड में रखना पड़ता है कि उसको लार्जर सैंपल लेना है क्योंकि इसमें जो सैंपल एरर की संभावना ज़्यादा होती है कम वाले सैंपल में, कम सैंपल साइज़ में। सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, थंब रूल फॉर एस्टिमेटिंग सैंपल साइज। द सैंपल साइज डिटर्मिनेशन यूजिंग ए टेबल के द्वारा, पहले टेबल बनाते हैं उसके द्वारा, देन पावर एनालिसिस के द्वारा डिटर्मिनेशन किया जाता है। पावर एनालिसिस इज़ ए गोल्ड स्टैंडर्ड इन सैंपल साइज एस्टिमेशन के लिए पावर एनालिसिस क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है जिसमें कि पावर और इफेक्ट साइज देखा जाता है। देन स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेशन ऑफ द सैंपल साइज़ की डिटर्मिनेशन स्टैटिस्टिकली कैसे किया जाता है। सैंपल साइज फॉर डेस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, प्रोबेबिलिटी लेवल देखा जाता है, वेरिएंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल। देन सैंपल साइज फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये आ जाएंगे इसमें दोनों पॉइंट स्टैटिस्टिकल डिटर्मिनेशन में। देन पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल साइज़, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सैंपल साइज़ को प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो डिज़ाइन है, कौन सी रिसर्च डिज़ाइन है वो डिपेंड करेगी, रिसोर्स क्या क्या अवेलेबल हैं उस पर सैंपल साइज़ डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ स्टडी क्या है, सैम्पलिंग मेथड कौन सी यूज़ हो रही है, होमोजेनिटी, इफेक्ट साइज़, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ाइन डिज़ायर्ड फॉर द एस्टीमेट के लिए कितनी एक्यूरेसी की ज़रूरत है, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉपरेशन एंड एट्रिशन, सब ग्रुप एनालिसिस, मेजरमेंट फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं सैंपल साइज़ को जो कि प्रभावित करते हैं। एक बार वापस से देखते हैं, डिज़ाइन अफेक्ट, रिसोर्स अवेलेबल, नेचर ऑफ स्टडी, सैम्पलिंग मेथड यूज्ड, होमोजेनिटी, इफेक्ट साइज, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी desired from the estimate, degree of confidence, cooperation and attrition, subgroup analysis and measurement factors। और सैम्पलिंग एरर के बारे में जो कि सैम्पलिंग का ही एक पार्ट है। सैम्पलिंग एरर इज द डेविएशन ऑफ द सेलेक्टेड सैंपल फ्रॉम द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट्स, बिहेवियर, क्वालिटीज़ और फिगर्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एरर क्या हो गया, ये डेविएशन हो गया, एक तरह से अलग से निकलना सेलेक्टेड सैंपल का। किस तरीके से हम देखते हैं इसको कि जो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक लिए थे वो उसमें नहीं है, ट्रेट लिए थे, बिहेवियर, क्वालिटीज़ और फिगर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन के उसमें नहीं है। तो ये हो गया सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रैंडम सैंपल एंड डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। तो
इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सैंपल एरर क्या हुआ कि जो हमने रैंडम सैंपल से डाटा लिया है या रैंडम सैंपल लिया है और जो हम एंटायर पॉपुलेशन से डाटा ले रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस है, वो एक जैसे नहीं है, तो ये हो गया सैम्पलिंग एरर। जैसे कि हम कोई हमें सैंपल लेना है किसी एक व्यक्ति का और हम ले किसी रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति का, तो ये हो सकता है। या फिर हमने कुछ चीज़ें उबाली और हम उसको टेस्ट करने के लिए उसमें से नहीं लेकर किसी दूसरी जगह से वो चीज़ देख रहे हैं कि उबली है कि नहीं उबली, तो ये सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग बायस क्या है? डिस्टॉर्शन दैट अराइज फ्रॉम सेलेक्शन ऑफ सैंपल। सैंपल जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिस उद्देश्य से जिस उससे उसमें डिस्टॉर्शन हो जाए, बायस कर दें, उसमें हम पक्षपात कर दें एक तरह से। सैम्पलिंग बायस अकर व्हेन रिसर्चर डज नॉट केयरफुली सेलेक्ट सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स आर सब्जेक्ट टू सैम्पलिंग बायस। जबकि रिसर्चर क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी बाई चॉइस से लेता है, जो बाई चॉइस से हो सकता है कि वो पक्षपात कर रहा है उसमें, तो ये हो सकता है सैम्पलिंग बायस में। सैम्पलिंग एरर अकर्स बाई चांस एंड रिसर्चर कॉज सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग एरर तो बाई चांस होती हैं, जबकि रिसर्चर जो होता है वो कर सकता है सैम्पलिंग बायस। रीज़न ऑफ सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं कारण सैम्पलिंग एरर के? सब्जेक्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस हो रहा है उसको, बायस सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है वो बायस्ड है, चांस एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, तो ये रीजन हो सकते हैं सैम्पलिंग एरर के। देन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग बायस क्या क्या होते हैं? सेल्फ सिलेक्शन बायस हो सकती है, हेल्दी यूज़र बायस हो सकती है, देन एक्सक्लूजन बायस हो सकती है, तो ये हो गए टाइप ऑफ सैम्पलिंग बायस। देन लार्जर द सैम्पल लेसर द चांस ऑफ सैम्पलिंग एरर। बड़ा सैम्पल होता है तो उसमें सैम्पलिंग एरर के चांसेस कम होते हैं, तो ये यहाँ पर शो किया गया है इस चित्र से, इस डायग्राम से, कि छोटा सैंपल है तो सैम्पलिंग एरर ज़्यादा होंगे, बड़ा सैंपल है तो सैम्पलिंग एरर कम होंगे। ये पॉपुलेशन में से हमने लिया है। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एरर हो गई है, लैक ऑफ सैंपल रिप्रेजेंटेटिव, जो हमने सैंपल लिया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, डिफ़िकल्टी इन एस्टिमेशन ऑफ सैंपल साइज, जो हम सैंपल साइज कलेक्ट कर रहे हैं या एस्टिमेशन कर रहे हैं उसमें कठिनाई आ रही है हमें, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द सैम्पलिंग प्रोसेस, किस तरह से सैम्पलिंग करनी चाहिए उसकी हमें नॉलेज का अभाव है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ से हमें सैंपल हम कलेक्ट करेंगे या फिर जिस तरह से करेंगे वो रिसोर्सेज का अभाव है, लैक ऑफ कॉपरेशन, जिस पॉपुलेशन में कर रहे हैं वहाँ पर कॉपरेशन नहीं है, लैक ऑफ एग्जिस्टिंग अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग फ्रेम फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, जो लिस्ट तैयार हुई है वो प्रॉपर नहीं है, देन केयरलेस अप्रोच ऑफ द रिसर्चर टुवर्ड सैम्पलिंग प्रोसेस के प्रति उसकी सही अप्रोच नहीं है। तो ये सारी हो गई क्या चीज़, प्रॉब्लम्स ऑफ सैम्पलिंग। तो एक बार हम वापस से देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एरर, लैक ऑफ सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस, difficulty in estimation of sample size, lack of knowledge about the sampling process, lack of resources, lack of cooperation, lack of existing appropriate sample frame for the larger population, and careless approach of the researcher towards sampling. इसके अलावा यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है सैम्पल साइज़ के बारे में कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एडिक्वेट सैम्पल साइज़. Sample size is determining using power analysis. However, now computer-based online software is also available for sample size determination, जैसे कि यह है राव सॉफ्ट. तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू.